बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या हैं? इनहिबिटर्स आर द केमिकल और द सब्सटेंस व्हिच कैन ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स का। तो क्या हम बोलते हैं? सब्सटेंस which can block active site of an enzyme is called inhibitors. So active site के साथ तो अटैच होती है बेसिकली सबस्ट्रेट, तो जो सबस्ट्रेट के साथ इसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है। हम कहते हैं कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट है इसके साथ स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है इसकी इनहिबिटर्स की, इसकी वजह से वो एक्टिव साइट के साथ इजीली अटैच हो जाते हैं और क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। अब ये जो ब्लॉकेज ऑफ एक्टिव साइट है ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये परमानेंटली ब्लॉक होते हैं या टेम्परेरी ब्लॉक होते हैं। जो इनहिबिटर्स हैं या तो टेम्परेरी ब्लॉक कर देते हैं या परमानेंटली इसको ब्लॉक करेंगे। अगर तो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाती है तो जो एंजाइम है वो दोबारा वर्किंग में नहीं आ सकता, और अगर वो टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है तो दोबारा उसकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करके जो है एंजाइम की एक्टिव साइट को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं इनहिबिटर्स की, एग्जांपल्स को देखें तो बेसिकली हमारे पास अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाए, पिक द एग्जांपल ऑफ इनहिबिटर्स। फॉर एग्जांपल अल्फा में हम कहते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज एटीपी ओनली। बीटा में हम कहते हैं कि आपके पास ऑप्शन है साइनाइड्स। चार्ली में ऑप्शन है जी एंटी मेटाबोलाइट्स। आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है कि एंटी मेटाबोलाइट्स एंड ड्रग्स, और डेल्टा ऑप्शन हो ऑल ए बी सी और यहां पे हो ओनली। सो pick the which of the following is an example of inhibitor? जी जी बेटे बोले जी। उमामा बोले सर डेल्टा। सर डेल्टा, ठीक है। बात आप बोले बेटे। जी सर डेल्टा ही होगा। ठीक है जी। सुमैया कंदील जी बोले बोले सर डेल्टा होगा। डेल्टा होगा, ठीक है जी। रफिया राबिया जी बेटे। जी राबिया। क्या आंसर होगा बेटे? नहीं आता। अलीना जी बेटे। सर डेल्टा होगा। डेल्टा होगा,
सो एटीपी कैन एज अ इनहिबिटर, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ते हैं आप। साइनाइड्स चैप्टर नंबर आप 3 में पढ़ते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, और इसलिए आंसर जो है वो ऑल अल्फा बीटा चार्ली होगा। सो मेटा, ये जो जो इनहिबिटर्स हैं, इनमें इसकी टाइप्स क्या हैं और इसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं, इसको हम आगे लेके चलते हैं जी, इनहिबिटर्स की टाइप्स को। इनहिबिटर्स जो है मोस्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। दो तरह के हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं, काइंडली नोट कर लीजिएगा। देयर आर टू टाइप ऑफ इनहिबिटर्स। फर्स्ट इज कॉल्ड irreversible and second is called reversible. Irreversible inhibitors और reversible inhibitors। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं बेसिकली ये एक्टिव साइट के साथ कोवेलेंटली बाउंड हो जाते हैं। ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ कोवेलेंट अटैचमेंट होती है इसमें। किसके साथ जी? विद एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। और क्या करते हैं बेसिकली, ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल नहीं होती। सो बेसिकली दे डिस्ट्रॉय द एंजाइम बाय अल्टरिंग द शेप। ठीक है, शेप को ये चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास मौजूद है। साइनाइड्स एग्जांपल्स में है आपके पास, साइनाइड्स और हैवी मेटल्स। ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं जी, एहसान अहमद जी, बेटे मैंने माइक ऑन किया, बोले बेटे। मोहम्मद एहसान अहमद साहब, माइक ऑन कर रहा हूं, या तो हैंड डाउन कर लें अपना, या माइक को आंसर करें जी। सर सर आपने अभी कहा कि ये एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं। हाँ जी, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के तौर पर अगर हम देखें तो वो एंजाइम खुद ब खुद अपनी शेप दोबारा चेंज करके सबस्ट्रेट के लिए अपनी जगह बना सकती है। क्या यहाँ पर वो असूल अपना ही नहीं होता सर? नहीं बेटे, ये इनहिबिटर्स की बात हो रही है। इनहिबिटर्स जो है, इसकी जो शेप होती है, ग्लोबुलर शेप, जो एक्टिव साइट है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइजेबल नहीं होती बाय द सबस्ट्रेट। ठीक है बेटे, इस वजह से हम कहते हैं ये इरिवर्सिबल है। फॉर एग्जांपल, किसी ने दिल बर्दाश्त होके पॉइजन खा लिया या नींद की गोलियां खा ली हैं, वो कहते हैं जी इसका बचना मुश्किल है, तेजाब पी लिया इसका बचना मुश्किल है। तो एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एंजाइम नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम या तो आपके पास फ्री डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म में, या अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स होते हैं, एटीपी सिंथेसेस। इसी तरह आप लोगों ने प्लास्टिड्स में पढ़ा था कि वहां पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स इनहिबिटर्स आ गए हैं तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करने के बाद उसको अल्टर कर देंगे, तो उसको निकाल मिले ना, तो अल्टर हो गए, तो उसकी जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगी, उसको उसमें आयंस वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं सर, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होती है शेप। यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होगा या शेप चेंज होगी? आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए चेंज? मेरे ख्याल में सर स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर ही होता है। स्ट्रक्चर से ये मुराद है कि उसकी जो एक्टिव साइट के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है। जी जी।
जी, क्योंकि शेप तो दोबारा चेंज हो सकती है ना इंड्यूस फिट वो मॉडल के तो तौर एक अलग चीज है। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो दो तरह से हमारे पास मौजूद है। रिवर्सिबल्स की आपके पास बेटे दो टाइप्स यहाँ आप कह लें कि फर्दर है। एक को बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और एक को बोलते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। जी बेटे फातिमा, बेटे बोले बेटे फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आपने इनहिबिटर के एग्जांपल में लिखा हुआ है एटीपी, ये भी आएगा इनहिबिटर में? जी बिल्कुल, ये लिखा था सर मैंने। ये किस तरह है बता दें। अच्छा जी, आप लोगों ने फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बारे में पढ़ा ना? कौन से यूनिट में पढ़ा है वो? जो आपके पास 11 चैप्टर है उसमें बायोएनर्जेटिक्स की लास्ट अगर आप ओपन करें टॉपिक, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर एटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना तो वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को जाकर ब्लॉकेज पे कर देगी। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है फिर फर्दर जो है फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में चेंज नहीं कर पाता, इसलिए। ठीक है बेटे, जो रिवर्सिबल आपके पास इनहिबिटर्स हैं ये वीक लिंकेज बनाते हैं। किसके साथ जी? एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। जब ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं तो इसका मतलब है ये वापस आ सकते हैं और इसका जो इफेक्ट होता है इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये मैं कहता हूं बेटे उसकी आपके पास एक एक्टिव साइट है और ये एक एंजाइम है। ये एक्टिव साइट और एंजाइम है। ठीक है जी, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेटे ये एक आपके पास एंजाइम है, ओ सॉरी सबस्ट्रेट है, ये एक सबस्ट्रेट है और बेटे ये आप लोगों के पास एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये भी क्या है बेटे? सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट ए है और ये सबस्ट्रेट बी है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है इनमें। अब मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा जो है वो एक्चुअली इस एक्टिव साइट के साथ कंपीट करेगा। इन दोनों में कंपटीशन होगा फॉर द ऑक्यूपेशन या टू ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो अगर फॉर एग्जांपल ये है हम कहते हैं तो ये यहां पर आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब मैंने इसको अटैच कर दिया इस तरह से, ये देखिए ये जो है पॉइंट जो है वो मैंने छोड़ दिया यहां पर। इसका ये मतलब है कि अगर ये गैप आया है तो इन दोनों में स्ट्रक्चर सिमिलरिटी थी। इस सबस्ट्रेट की क्या थी? ये एज अ इनहिबिटर यूज हो रहा है। ये सबस्ट्रेट क्या यूज हो रहा है? एज अ इनहिबिटर, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी थी। सो ये यहां पर चला गया। अब बाइंडिंग किस हो गई? सबस्ट्रेट की, ओ सॉरी इनहिबिटर्स की, जो एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है यहां पर, या ये इनहिबिटर जो एज अ जो है इनहिबिटर के तौर पे एक्ट हो रहा है। स्ट्रक्चर सिमिलरिटी की वजह से वो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम के साथ अटैच्ड हो सकता है, लेकिन क्या करता है उसकी कैटालिसिस नहीं करतेगा। यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनेगा लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है कि आपके पास एक डायग्राम इस तरह से है,
ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट के अलावा भी एंजाइम में एक साइट होती है और इस साइट को हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या नाम देते हैं बेटे? एलोस्टेरिक साइट। ये आपके पास क्या है? एलोस्टेरिक साइट। और ये आपके पास क्या है? एक्टिव साइट। तो एक एंजाइम में ज्यादा से ज्यादा दो साइट्स हो सकती हैं, एक को हम एक्टिव साइट बोलते हैं, एक को हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहां पर आकर बिल्कुल हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट अटैच हो गया, ठीक है जी, सबस्ट्रेट अटैच हो गया। अब ये क्या बनेगा? ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इसकी जो एलोस्टेरिक साइट है वहां पर एक इनहिबिटर आकर जो है अटैच हो जाएगा, ये इनहिबिटर यहां पर आके अटैच हो गया, ये क्या है? इनहिबिटर। अब ये इनहिबिटर जो है नॉन कॉम्पिटिटिव है। नॉन कॉम्पिटिटिव इस वजह से है कि इस सबस्ट्रेट के साथ इसकी कंपटीशन कोई नहीं है। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं लोकल। ये आपके पास इमरान खान है, ये आपके पास जरदारी साहब है, इन दोनों में कंपटीशन है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का। अगर जरदारी साहब कुर्सी ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो हेड ऑफ स्टेट बन जाएंगे और वर्किंग सही तरह नहीं कर पाएंगे, करप्शन नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब अगर ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, चेयर पे बैठ जाते हैं तो करप्शन नहीं करेंगे लेकिन गरीबों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल मैंने बताई है। अब यहां पर क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन साथ ऑपोजिशन भी होगी। वो कहेंगे ठीक है जी, आप लोग कुर्सी पे बैठे काम करें लेकिन आपको हम काम नहीं करने देंगे। तो एलोस्टेरिक साइट जो होती है वो एक्चुअली रेगुलेट कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है इसको कि इसने काम करना है या नहीं करना, ठीक है। जब एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर लगा होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रहेगा, जैसे ही इनहिबिटर निकल जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज होगा। इसको हम नाम देते हैं क्या कि ये हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल नॉन कॉम्पिटिटिव की एग्जांपल आपकी बुक में एक दी हुई है जिसमें आप लोग फीडबैक इनहिबिशन की एग्जांपल में आते हैं, वो हमने पहले भी पढ़ ली थी। तो एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है, इसके साथ एक प्रोडक्ट बनती है, सबस्ट्रेट लगता है सक्सिनिक एसिड। तो एंजाइम क्या है? सक्सिन डिहाइड्रोजिनेज। एज एंजाइम है और इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने एक्ट करना है, और सबस्ट्रेट जो है वो आपके पास है बेटे सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड और इससे क्या बनाना है? इसने फ्यूमेरेट बनाना है, या उसने बेसिकली क्या बनाना है? आपके पास फ्यूमरिक एसिड, ठीक है। सो अगर इस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ अटैच हो जाए सक्सिनिक एसिड के अलावा, अगर ये एक सबस्ट्रेट था ना, इसके अलावा क्या अटैच हो जाए? ये नॉर्मल क्या है कि ये एक एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट है, और ये फ्यूमेरेट या फ्यूमरिक एसिड जो है ये उसकी प्रोडक्ट है। और अगर सक्सिनिक एसिड की जगह इससे मिलता जुलता ट्रेट या इससे मिलता जुलता कोई मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वो क्या हो सकता है?
वो हो सकता है बेटे मेलोनिक एसिड, ये आपके पास आ गया मेलोनिक एसिड। अगर वो इसके साथ बाइंड हो जाए तो फ्यूमरिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट में फ्यूमिक एसिड नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है या इसकी जो कंपोनेंट्स हैं या इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या इसकी केमिकल कंपोजिशन है वो इसकी एक्टिव साइट को क्या कर लेती है, ब्लॉक कर लेती है। ये डायग्राम में बना हुआ है। सो इसको हम बोलते हैं इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। वैसे भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है ना वो बेसिकली रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो फीडबैक मैकेनिज्म में यूज होते हैं। जी अहमद जी बेटे। सर ये कौन सी एग्जांपल आपने बताई है, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज वाली, ये कॉम्पिटिटिव बेटे के नॉन नॉन कॉम्पिटिटिव? कॉम्पिटिटिव सॉरी ये आपके पास सर जो कॉम्पिटिटिव होंगे, जी रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव, इसकी नहीं है एग्जांपल? क्या पैटिट्यूड कॉम्पिटिटिव, जी रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव। हाँ जी ये एक्चुअली ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ना ये अगर फॉर एग्जांपल इसको काउंट कर लिया जाए इसके साथ और उसमें तो ये जो एग्जांपल है ना ये आपको इसकी नहीं है नॉन कॉम्पिटिटिव की, ये एग्जांपल आपको कॉम्पिटिटिव सर की बताई है मैंने। ये इसकी कहां पे इसकी तो नहीं बताइए, इसकी एग्जांपल मैंने समझाई थी आप लोगों को। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल अगर आप कहते हैं मैं समझा देता हूं, आपके पास आप लोगों को याद है फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट आपकी बुक में दी हुई है, वैसे भी एग्जांपल तो मैंने बोली है, ठीक है। तो जब एटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना, एटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ती है, अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है एटीपी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी जो कि क्रैब्स साइकिल से आएगी, सो ये जो है वो इसमें मौजूद जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसको जाके वो ब्लॉक करता है। ये है नॉन कॉम्पिटिटिव की, क्योंकि उसकी एलिस्टेरिक साइड पे जाकर एटीपी अटैच हो जाता है। अब देखें फ्रक्टोज 6 बिसफॉस्फेट या 6 फास्फेट जो है वो क्या है, उसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज मौजूद है, अटैच है, लेकिन जैसे ही एटीपी की कंसंट्रेशन या एटीपी निकलेगी ना इस एलिस्टेरिक साइड से, ये प्रोडक्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ये टिपिकली एग्जांपल जो है वो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल है। जी बेटे समीरा सलीम। सर ये जो नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन है ये इरिवर्सिबल तो हो सकती है? हाँ जी ये हमेशा रिवर्सिबल होंगे, इरिवर्सिबल नहीं हो सकते। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं ना, आप इसको सर हमने कम ए लेवल्स में किया था कि इरिवर्सिबल भी होती है, मतलब दोनों होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। कुछ कंडीशन भी होती है, फॉर एग्जांपल रिगर्स मोटर्स में ये होती हैं, लेकिन हमने अपने क्योंकि टॉपिक में रहना है तो इसमें टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है इतना। ठीक है। जी जी बेटे, जी बेटे बोले। Sir, I wanted to ask the examples you've given of succine dehydrogenase. Do we have to memorize both of these examples? Yes, you have to memorize both of these examples because these examples was previously used in your UHS paper. All right, thank you. Welcome. सुमैया जी बेटे। सर लास्ट टॉपिक से क्वेश्चन है। जी जी सर पीएच की वैल्यू जो पंजाब टेक्स्ट बुक में दी हुई है वही याद करिए या जो एलएमएस पे है वो सारी करें? एलएमएस पे भी वही है मोस्टली। देखें पेप्सिन की आपके पास 2 होती है, सक्रेज की आपके पास 4 होती है, काइमोट्रिप्सिन की आपके पास 7 to 8 होती है, पैंक्रेटिक लाइपेज की 9 होगी आपके पास, और आर्जिनेज की आपके पास 9.70 होगी। और इसके बस ये आपने याद रखिए एक पेट क्वेश्चन तो आना ही आना है,
जिस तरह कैटालेज है, अब वो स्टूडेंट बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं ना, अभी तक सारे सोए में। कैटालेज, ये कैटालेज एंजाइम जो है इसकी पीएच कितनी है? आप लोगों ने पढ़ी है, इसकी पीएच जो होती है वो 7.60 होती है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्सीडेज। लेकिन ये तो हम कहते हैं कैटालेज तो एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो ये एक्चुअली फंजाई वगैरह की लिखी है, लेकिन है तो है ना। और एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आपकी क्लास में कोई केपीके का स्टूडेंट है तो वहां पर पेप्सिन की पीएच जो है वो 1.2 से लेके 2.5 तक लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने वो गलत लिखी हुई है, वो मिस्टेक है, आप लोगों ने 2 तक करना है, 2 होती है इसकी पीएच। और सर पंजाब टेक्स्ट बुक में एक और लाइन लिखी है कि इट्स इफेक्ट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज, सर नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में। हाँ जी, जी बिल्कुल। सर उसका क्या मतलब है? सर इरिवर्सिबल होगा वो? इरिवर्सिबल है ना ये, अगर इसमें सबस्ट्रेट जो इनहिबिटर है ना वो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देता है, उसकी कन्फर्मेशन चेंजेस कर देता है। आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक दे दे पेशेंट को, जैसा मर्जी ट्रीट कर दे, वो उसका बचना नामुमकिन है। फॉर एग्जांपल एक टेक्निकल टर्म होती है मेडिकल साइंसेस में ना, इसको बोलते हैं सेप्सिस। सेप्सिस क्या बोलते हैं? सेप्सिस बोलते हैं। The condition in which patient have a severe type of infections and the cells produce pus cells. Pus बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो सेप्सिस होना शुरू होती है, एसिडोसिस हो जाती है, पर जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो बढ़ जाती है। याद रखिएगा बेसिकली एंजाइम्स आर बेसिकली दे आर द वर्कर्स ऑफ आवर cell. They work in the cytoplasm, they work in the organelles. So when they block or when their activity is disturbed either by from high temperature or pH or inhibitors, they just block they just leave their working in the body. When they leave their working in the body cannot develop normal sensation, body cannot regulate their metabolic activities. देखिए ना, वर्कर्स अगर हड़ताल करते हैं किसी फैक्ट्री के तो वर्किंग हो सकती है, प्रोडक्शन रुक जाएगी। इसी तरह दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच, दे आर वेरी सेंसिटिव टू देयर टेम्परेचर, दे आर वेरी सेंसिटिव टू देयर कंसंट्रेशन एंड आल्सो which block their activity inhibitor. अब एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि आप लोगों ने कोई जो है ना बाहर से फास्ट फूड खा लिया, किसी ढाबे में बैठ के हॉकर से खा लिया या किसी रेस्टोरेंट से, तो एक फिर उससे मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी क्या रीजन है? उसमें बैक्टीरिया आते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, इंट्रोटॉक्सिन्स बोलते हैं, वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट को उड़ा के रख देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जब जो वो ऐसी ब्लॉकेज होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है कि उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर एक लास्ट क्वेश्चन है। जी जी सर यहाँ पे टेम्परेचर का जो ग्राफ बना हुआ है ना पंजाब टेक्स्ट बुक में, इसकी एक तो कर्व है और एक इसके अलावा लाइन है, वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है वो लाइन, लिखा हुआ है कि नॉर्मल कर्व फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन। मैं बता देता हूँ। जब भी हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, जब भी हम बेटे टू वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं ना, तो एक को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, एक को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक हमारे पास है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, और एक हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसका डायरेक्शन हम जो है ना अप साइड पे लेते हैं, और इसकी डायरेक्शन हम इसकी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ क्या बना हुआ है? फॉर एग्जांपल ग्राफ में है कि ये आपके पास है 0, ये आपके पास है बेटे 10, ये आपके पास है बेटे 20, ये आपके पास बेटे 30, ये आपके पास बेटे 40, और ये फॉर एग्जांपल 50। ये स्केल हमने डिफाइन कर लिया, और हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है ना ईच 10 फोल्ड के साथ इंक्रीज करता है। रिएक्शन रेट देखें, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है विद द रिएक्शन रेट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन रेट भी इंक्रीज होगा।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन रेट यहाँ पर आ गया हमारे पास इस तरह हर फोल्ड के साथ। फॉर एग्जांपल अगर फोल्ड को इसका मैं परपेंडिकुलर बढ़ाऊं 10 के बाद तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये क्या हुआ है, ये एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बहरहाल इसको हम बहस नहीं करते क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री की बातें हैं, मेरी केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री के साथ मैं मैच करके आपको चीजें समझाऊं। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट वो कुछ और है, केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ और है। सो यहां से यहां पर इस तरह से ये आएगा, ये। अब वहां पर ना आपने बेटे ये क्वेश्चन पूछा है, सर ये क्या है? ठीक है, ये लेक्चर के दौरान भी मैंने बताया था कि बेटे ये एक्चुअली ये जो है ना, कोई भी आप लोगों ने बायोलॉजिकल जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो रिएक्शंस होते हैं, आप उन्हें बताएं ये स्ट्रेट जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, या तो ये इसको ऐसे होना चाहिए था, सैचुरेशन हो जाती है, ऐसे हो जाता है, नहीं। हाई टेम्परेचर पे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसीजर में कि ये इसका पीक पॉइंट है रिएक्शन का। अगर इस पीक पॉइंट को हम फॉल करें फॉर एग्जांपल तो वो यहां पर आएगा, और इसको हम बोलेंगे 37 या 38 फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो इससे ऊपर वाला टेम्परेचर जो है ना, वो ये हाइपोथेटिकल लाइन है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये एक्चुअली यहां पर डीनेचर हो गया है, डीनेचुरेशन हो गई है, किसकी? एंजाइम की। और ये है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं 10 फोल्ड्स जो है वो रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, हर 10 डिग्री सेल्सियस में बढ़ रहा है। और ये जो पीक पॉइंट है इसको हम बोलते हैं दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है बेटे, बात समझ आई है सुमैया? यस सर। तो ये हम अदर सब्सटेंसेस के लेते हैं, होना तो ये चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री से हटकर हमने बायोलॉजी की तरफ आ गए, तो बायोलॉजी में कहते हैं जी आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर और बियॉन्ड द जो है उससे आगे टेम्परेचर जो होगा उस पे एंजाइम्स जो है डीनेचर हो जाते हैं, क्या? उसकी एक्टिव साइट, उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है। यस आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबाहत अकमल। सर वो मैंने ना एक लाइन समझनी थी आपसे, वो बुक में ना इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में लिखा हुआ है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं they occupy the active sites by forming covalent bonds or they may physically block the active site। तो सर फिजिकली का क्या मतलब हुआ? प्रेजेंस उसकी वो रहेगी, यानी कि एक तो इसमें ना कंसेप्ट ये है कि आपके पास ये एक्टिव साइट है, ठीक है, तो इनहिबिटर आया कोई और फॉर एग्जांपल ये इनहिबिटर था, उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनाकर खुद निकल गया और उसकी बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर गया। अब मुझे बताएं कि ये क्या है, या तो बॉन्ड बना के निकल गया, इस बॉन्ड बनने से क्या होगा कि नेक्स्ट इनहिबिटर जो है, नेक्स्ट सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट ही नहीं हो सकता। एक तो ये चीज है, या दूसरा वो क्या करता है, सिंपली क्या करेगा वो कि आएगा और इसकी एक्टिव साइट पे जाकर खुद ब खुद अटैच रहेगा। अब इसने क्या किया, ये अटैच हो गया यहां पर और फिजिकली इसको क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, या तो समटाइम इनहिबिटर्स अटैच होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज करते हैं, खुद निकल जाते हैं, ठीक है, या फिजिकली खुद वहां पे मौजूद रहते हैं। अब ये परमानेंटली ब्लॉक कर दिया इसने, पहले भी परमानेंटली ब्लॉक था लेकिन उसमें इनहिबिटर्स आकर अटैच होकर अपना काम करके निकल जाता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, मौजूद रहता है। इसको हम बोलते हैं कि ये फिजिकली अपीयरेंस हुई है इसमें। यानी ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव जैसा ही है लेकिन ये फिजिकली वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। हाँ जी बिल्कुल। ओके थैंक यू। वेलकम जी बिलाल भाई। जी सर, जी डॉक्टर साहब। सर ये आपने जो नॉन कॉम्पिटिटिव वाली एग्जांपल लिखी है F6 फॉस्फेटिक वाली, सर यही थोड़ी एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ।
ये भी कर देता हूँ और क्वेश्चन ले लूँ। अहमद खान साहब जी बेटे। जी अहमद भाई आपका क्वेश्चन था बेटे। बेटे काश आप जो है ना जो है बहुत अच्छे बच्चे होते, आप पैदा ही ना होते उस टाइम। आप कोई आपने अपनी असलियत दिखाई है यहाँ पर। लेक्चर बहुत ही बुरी बात है, इसे आप मुझे टीज नहीं कर सके। आप मेरा क्या है, मैं गाने सुन के खुश हो जाऊंगा, स्टूडेंट्स वक्ती तौर पे करेंगे। आपका पता चल गया कि आपका लेवल क्या है, कि आप ड्यूरिंग द स्टडी जो है वो क्या कर सकते हैं। वेरी गुड बेटे, गुड, बहुत अच्छी तरबियत हुई है आपकी। जी मरियम अफगान साहब जी बेटे। मरियम सर ये जो आपने पीएच वैल्यूज बताई थी पहले, ये फेडरल की बुक में सिर्फ 2-3 लिखी हुई हैं, तो आप रिपीट कर सकते हैं बेटे? जी मैं जैसे repeat कर अर्जुनेस की और मैं लिख दूं, सुक्रेस की। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। पहले मैं एक स्टूडेंट का जी आंसर सर। कर दूं फिर। जी सर, एक और बात, जी बेटे। इधर जो ये फेडरल की बुक में इररिवर्सिबल की जो लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि एक्टिव साइट्स की जो शेप होती है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ब्रेक होने से चेंज होती है, तो ये सही बात है? हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है असल में सर। ये कंसेप्ट मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये फेडरल के अलावा कहीं नहीं लिखा हुआ, अच्छा बाकी सर। बुक से लिखा, तो इसलिए हमने कॉमन की तरफ जाना है ना। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ये किस तरह से होगा। क्वेश्चन उसका था कि आप ये बताएं कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल बताएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा है, इस रिएक्शन को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इस ग्लाइकोलाइसिस से आप क्या करते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसको सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज करते हैं। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट भी चेंज होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। अब यहां पर एक एंजाइम होता है, इसका नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होती है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। और ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक कहने के आप इनहिबिटर है। तो ये अगर इसके साथ अटैच होगा ना, अगर ये इसके साथ अटैच हो जाए, जाहिर बात है इसकी कन्वर्जन करनी है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा हुआ है। बिसफॉस्फेट मैंने शॉर्ट लिखा है, या इस तरह से भी लिख सकता हूं 1,6 बिसफॉस्फेट, ये नहीं, ठीक है जी। सो नीचे एंड पे क्रेब्स साइकिल चल रहा होता है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में आपको पता है कि एटीपीज बनते हैं, या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन में एटीपी बन रहे होते हैं, या दूसरे स्टेप में। तो यहाँ पे जो बनने वाले एटीपी की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए ना, अगर एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जब एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अमाउंट ज्यादा बनेगी, तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए होगी, तो ये एलिवेटेड लेवल ऑफ एटीपी विल ब्लॉक दी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है, ठीक है जी, एंजाइम, उसकी एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच हो जाता है। अब ये दोनों अटैच है, यानी कि ये, इसको मैं इस तरह बनाता हूं, अगर आपको ये कलर से डिफरेंशिएट हो जाए कि ये बेटे एंजाइम है और ये उसकी एक्टिव साइट है, ठीक है। और इस एक्टिव ये एक्टिव साइट है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की, और ये इसमें आपके पास ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फास्फेट अटैच है। तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना,
इसने जब भी प्रोडक्ट बनानी है तो 1,6 बिस फास्फेट बनानी है, तो बेसिकली इसकी एक साइड पर क्या है, एलोस्टेटिक साइट है, इसको हम रेगुलेटरी साइट भी बोलते हैं, जो कंट्रोल कर रही होती है। अगर तो एटीपी आके इसके साथ अटैच हो जाता है ना, तो ये इसको ब्लॉक कर देगा यहीं पर कि अभी आपके प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। तो जैसे ही एटीपी यहां से निकलेगा तो ये क्या करेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस था। जी बेटे बुशरा, आपका क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग आप कह रहे थे कि सर हमें जो है ना वो बताते हैं, क्या कहते हैं इनकी, तो पेप्सिन और सक्रेज है इसमें आपके पास पहले है बेटे, पेप्सिन, सुक्रेज। नंबर 3 पे आपके पास आता है इंटीरोकाइनेज। इंटीरोकाइनेज को हम इससे भी शो करते हैं। नंबर 4 पे आप लोगों ने लिखना है स्लेवरी अमाइलेज। स्लेवरी अमाइलेज जो हमारे ओरल कैविटी माउथ में होता है, स्लाइवा में होता है। कैटालेज, नंबर फिर आप लोगों ने 6 पे लिखना है जी काइमोट्रिप्सिन। फिर आपने पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज सॉरी, और एंड पे आप लोगों ने आर्जिनेज के बारे में लिखना है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इनकी आपने पीएच याद रखनी है। तो पेप्सिन जो है वो एसिडिक होगा, तो इसकी पीएच जो है 0 होगी। और सक्रेज, सक्रेज जो है वो उसकी पीएच जो होगी वो 4.5 होगी, या आप इसको 4.50 भी बोलते हैं। इंटीरोकाइनेज ये बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह में होते हैं, इसकी पीएच 5.50 होती है, 5.50। अमाइलेज सलाइवा में मौजूद होते हैं, इसको हम स्लेवरी अमाइलेज बोलते हैं। इसकी पीएच होती है वो बेसिक के करीब करीब चल जाती है 6.80। कैटालेज ये हाइड्रोजन, ये पेरोक्साइड जो है सॉरी ये डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है, और इसकी पीएच होती है 7.60। काइमोट्रिप्सिन हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होता है और ये प्रोटियोलाइसिस करता है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन करता है। तो इसकी पीएच जो होती है 7 से लेकर 8 तक, यानी 7.0 से लेकर 7.8 तक होगी। पेनक्रियाटिक लाइपेज ये पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम है और फैट्स को मेटाबोलाइज करता है, तो इसकी हमारे पास पीएच होती है 9, पूरी 9 पीएच है। और आर्जिनेज 9.70। तो ये आप लोगों ने पीएच जो है ये आप लोगों ने याद रखनी है, टेबल इसमें कैलकुलेटेड है, आप लोगों ने याद रखनी है बस। जी मुस्कान, जी बेटे आज कुत्ते भी पढ़ने आए हैं हमारे पास। जी बेटे बेटे मैंने आपको माइक ऑन किया, काइंडली आंसर करें, क्वेश्चन करें। जी एहसान अहमद बेटे। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कहा एटीपी इनहिबिटर के तौर पे एक्ट कर सकता है, तो सिट्रेट भी इनहिबिटर के तौर पे एक्ट कर वो भी कर सकता है, वो भी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सिट्रेट भी कर लेगा। और सर ये मैंने ये पूछना था कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये कॉम्पिटिटिव होते हैं या नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल
यार पंजाब के मुताबिक जो है ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो है ना, ये कॉम्पिटिटिव हो फेडरल के मुताबिक कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने रिवर्सिबल में पढ़ना है इसको, जो पंजाब में लिखा है वो कंसेप्ट लेना है। सर इधर ये एमसीक्यू आया हुआ था किप्स में, लेकिन मुझे इसका ये कंफर्म गलत दिया उन्होंने, एमसीक्यूज नहीं देना चाहिए था, क्योंकि देखें ये क्वेश्चन हमेशा जो है ना वो फिर वही बात हो रही है कि वहां पर उसको किसी और ट्रेंड में लिखा हुआ है, हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि इरिवर्सिबल जो है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं या नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। एक्चुअली इरिवर्सिबल जो है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, compete करेंगे सबस्टेट को, तभी तो एक्टिव साइट के साथ ब्लॉक करेंगे ना, ये जाके बैठ गए बस। तो आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है, पंजाब में तो पहले पंजाब वाला कंसेप्ट देख लिया हमने, ठीक है। ओके सर। सर ये जो आपने ये पीएच का जो टेबल लिखा है, इसके कोई निमोनिक्स आपने याद किए हैं जिस तरह आपने मतलब नहीं बेटे, मैंने मुझे वैसे याद है, पेप्सिन सक्रेज वो पढ़ा के याद हो गया, आप लोग में क्या होना चाहिए बना लेते हैं। मैं नहीं, वो मोस्टली मैं नहीं बनाता नॉमिक्स, पता नहीं ये क्या है, वो असल में मैच हो जाते हैं ना, बस आप ठीक है इसको याद रख लें, ये सारी पढ़ते हैं हम। सही, थैंक यू सर। वेलकम बेटे, वेलकम। जी अहमद खान साहब। सर ये यूनिट तो खत्म हो गया, तो कल इसकी डिस्कशन होनी है, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट। आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे कल या आज कर लेंगे? कल मैंने आपको बायोएनर्जेटिक्स का इनिशियल पढ़ाना है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है वो कल पढ़ लेंगे सर आप। ओके हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब परसों डिस्कशन कर लेंगे। हाँ जी परसों, जब सब बच्चे टेस्ट कर लेना, अभी बच्चों के साथ टेस्ट भी नहीं आया होगा। सर आ गया टेस्ट तो इस यूनिट का, तो बायोएनर्जेटिक्स का भी आ गया। वेरी गुड एलएमएस पे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो जी बेटे जी। वालेकुम जी बेटे। सर आपने कहा था कि अगर कोई सर्जन खा ले तो फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बाइंडिंग साइट्स जो है सारी कवर हो जाती है। मेरी रिसर्च के मुताबिक सर जो इथाइलिन ग्लाइकोल है सर, ये भी कोई करेक्ट करता है अगर हम इसको यानी कि ड्रिंक कर लें। पहली तो बात है बेटे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बात मानता हूँ। हमने ना पीएमसी का पेपर देना है, पीएचडी का पेपर नहीं देना, ठीक है। हमने वो पॉइंट्स, वो कंसेप्ट लेने हैं जो हमारी बुक्स में है। अदरवाइज मैंने इसमें से बहुत सी ऐसी चीजें, मिसाल के तौर पे मुझे बताएं कैटालेस की 7.6 होती है, अब मैं इस पे बहस करना शुरू कर दूं कि कैसे होती है, लीवर में इतनी कैसे हो सकती है, बस ये 6-7 है तो बस है। आप जो कंसेप्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप जो एक्सप्लेन करें मुझे पता है वो हमारा, आपने पढ़ा है वेल एंड गुड। हमने यूएचएस का पेपर, सॉरी पीएमसी का पेपर देना है, हमने एचईसी की कोई स्कॉलरशिप का पेपर नहीं देना है, तो हम बायोकेमिस्ट्री का पेपर नहीं दे रहे, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में रह के बातें करनी है, ठीक है बेटे। हमारे सिलेबस में ए लेवल भी तो शामिल है, ए लेवल के सिलेबस में तो बेटे ए लेवल के सिलेबस में अगर शामिल है तो उसमें लिखा हुआ है इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जस्ट रिकॉल बेस लिखा हुआ है। आप मुझे कोई डीजे टेलर की बुक लाके दिखा दें जो कैम्ब्रिज की या इसकी बुक है, उसकी रिकमेंडेड बुक है, डीजे टेलर है, मैरिप है, उनमें कहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। केमिस्ट्री एक अलग चीज है, बायोकेमिस्ट्री अलग चीज है, बायोलॉजी अलग चीज है। सर मेरे पास एक बायो की बुक है, अगर आप स्क्रीन शेयर का आप दे तो मैं आपको शेयर कर, आप जो है कैंपस मैनेजर को भेज दीजिएगा, मैं उनसे देख लूंगा।